Hey everyone, this is निखिल गुप्ता है and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरी उन मिस्टेक्स के बारे में जिस वजह से सितंबर के अंदर मेरी 97.8 परसेंटाइल आई। ऑल्दो मैंने जेई मेंस जनवरी वाले से सितंबर वाले में 35 नंबर जो है इंक्रीज कर लिए थे, उसके बाद भी परसेंटाइल जो है वो 0.6 से नीचे चली गई थी मेरी। तो किन मिस्टेक की वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया बाकियों के कंपेरिजन में और मेरी परसेंटाइल लो आई, उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सही है कि तुम लोग मेरी मिस्टेक से सीखो, और मैं गारंटीडली कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 90% जेई वाली जनता यही काम कर रही होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी यही काम करो और तुम्हारी रैंक गिर जाए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना एंड चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने पूरी अपनी जेई जर्नी में कमिट करी होगी, और इसी वजह से सबसे ज्यादा मेरे को नुकसान हुआ था। अब लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है ना कि मैंने क्या किया था, मैं लास्ट के टाइम पे काफी ज्यादा वीडियोस देखने लग गया था, पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस ही देख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ वीडियोस में थ्योरी के बारे में पढ़े जा रहा था। मेरे को लग रहा था कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, जबकि मैं जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर 98.4 परसेंटाइल लेके आया हूँ, फिर भी मेरे को लग रहा है कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स ढंग से नहीं आते, और उस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो गया था और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट छोड़ ही दी थी। मेरे को काफी सारी चीजें आती थी, मैं फिर भी वही चीज वीडियोस के अंदर देखता रहता था, और इस वजह से मेरे और जब पेपर के अंदर मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मेरी स्पीड और एफिशिएंसी दोनों कम हो गई थी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को थ्योरी से ज्यादा ऊपर की प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही वो चीज है जो तुम लोगों को आगे जाके हेल्प करेगी। पेपर के अंदर जाके तुम्हें थ्योरी नहीं लिख के आनी, तुम लोगों को वहां पे क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। तो प्लीज कोशिश करना कि 70% टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को डेडिकेट करना और 30% टाइम जो है वो अपनी थ्योरी को डेडिकेट करना। और एक चीज मेरे टीचर मेरे को हमेशा कहते थे कि निखिल, तुमने जिस स्पीड से घर पे प्रैक्टिस करी है ना, उसी स्पीड से पेपर करना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा स्पीड से करोगे तो फिर तुम लोगों की सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और अगर उससे कम स्पीड पे करोगे तो फिर तुम लोग वहां पे पेपर छोड़ के आओगे। तो इसीलिए कोशिश करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दो बाकी सब चीजों के रिस्पेक्ट में। सो द नेक्स्ट थिंग जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफी ज्यादा डूबे थे वो था सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज, और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस पोस्टपोनमेंट जो हो रहा था हमारे एग्जाम का, जिसकी वजह से मेरे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट बन गई थी। तो ये सब चीजें मेरे को पता थी कि ये सब हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैंने इनके ऊपर वर्क नहीं किया और मेरे को इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। तो हुआ क्या था यार कि 2 बार एग्जाम पहले ही पोस्टपोन हो चुका था, और थर्ड टाइम हम लोगों को लग रहा था कि यार इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा, और क्योंकि ये एग्जाम जो है बार बार पोस्टपोन हो रहा था और इसके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी कि एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स थे बड़े बड़े, उनके सबके ट्विटर अकाउंट, सबके इंस्टा अकाउंट, सब जगह मैंने उनको फॉलो कर दिया। उसके बाद हमारी जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे वो सारे मैंने फॉलो कर दिए। तो मतलब इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ रहा था, तो उस वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया के ऊपर चला गया, और मैं अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। और क्योंकि हर किसी को यही लग रहा था कि पेपर जो है आगे पोस्टपोन हो जाएगा, इसी वजह से मैंने भी अपनी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और देन मैं जितना अच्छा एग्जाम के अंदर कर सकता था उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो देखो यार, कंटिन्यूअस पोस्टपोनमेंट का फेज जो है वो तुम लोगों को भी झेलना पड़ सकता है। तो अब तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहली चीज, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अपनी स्टडी को बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेट मत करना, ये मत सोचना कि बाद में पढ़ लूंगा बाद में पढ़ लूंगा, वो बाद कभी नहीं आता है। देखो, अगर कोई न्यूज निकलेगी ना, आधे घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों को पता चली जाएगी। तो यार, मेरे पड़ोस के अंदर कोई भी बच्चा जो है जेई की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं इकलौता हूँ जो जेई की तैयारी कर रहा था, और फिर भी मेरे को जो न्यूज है वो मेरे पड़ोसियों से मिल जाती थी कि भाई तुम्हारा तो जेई का पेपर पोस्टपोन हो गया। तो यानी कि कितनी बड़ी खबर है ये, और अगर इतनी बड़ी खबर होती है तो तुम लोगों से छुप के तो रहेगी नहीं, आधे घंटे के बाद अगर तुम लोगों को पता चलेगी तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और प्लीज सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना जितना मैंने किया था, वरना कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे तुम लोगों को। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि रिपीटेटिव लर्निंग एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग। तो यार, ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मैंने ये कर दी कि हर एक चैप्टर के बाद मैंने वहां पे थोड़ा बहुत भी स्पेस नहीं छोड़ा कि मैं उसके अंदर करेक्शन कर सकूं, मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकूं। तो उस वजह से क्या हुआ, कुछ नोट्स जो है वो इस पेज पे है, कुछ नोट 10 पेज बाद है, कुछ नोट्स 11 पेज बाद है। तो उस वजह से क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स बनाना या ना बनाना बराबर हो गया, क्योंकि कुछ नोट्स तो रिवाइज हो गए और कुछ रिवाइज हो नहीं पाए, कुछ मिले ही नहीं मेरे को, कुछ मैंने दूसरी कॉपीज में बना दिए थे। तो चीजों को मैनेज करके रखना, चीजों को एक साथ रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज, अगर तुम लोग भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो एक ही जगह पे शॉर्ट नोट्स बनाना, ऐसा नहीं कि मल्टीपल नोटबुक्स बना ली है कि केमिस्ट्री के 10 चैप्टर के इसमें, 10 चैप्टर के दूसरी कॉपी में, 10 चैप्टर की तीसरी कॉपी में, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक ही कॉपी के अंदर उसको कंपाइल करके रखना, एक ही जगह पे उसको कंपाइल करके रखना, ताकि तुम लोगों को इन फ्यूचर परेशानी ना हो। अब रिपीटेटिव लर्निंग का क्या मतलब है, रिपीटेटिव लर्निंग का मतलब है मेरा रिवीजन से। तो मैंने क्या किया था ना यार, मैं अपने जो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उन्हीं के शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करे जा रहा था। और क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स जो है वो एक जगह कंपाइल नहीं थे तो वो भी इफेक्टिव तरीके से रिवाइज नहीं हो पाए, और इसी वजह से जो वीक टॉपिक्स थे वो तो वीक ही रह गए, उनके ऊपर तो मैं काम ही नहीं कर पाया। और जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उनके अंदर भी मैंने काफी सारी चीजें जो है वो लॉस कर दी। तो मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये टाइम है कि तुम लोग अपने वीक टॉपिक्स के अंदर भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारा जो पेपर है ना वो एटलीस्ट अगस्त तक शिफ्ट होगा। मई, जून, जुलाई 3 महीने है तुम्हारे पास। 3 महीने के अंदर तुम लोग आराम से अपने जो वीक टॉपिक्स है उनको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनके ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग जो 95% जेई वाली जनता करती है, टेस्ट को एनालाइज नहीं करती। ऑल्दो मैंने काफी सारे टेस्ट को एनालाइज करा था, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे थे जो मैंने एनालाइज नहीं करे और उस वजह से मेरे को काफी लॉस हुआ था। क्योंकि जो चीजें मैंने टेस्ट के अंदर अच्छे से कर ली वो तो मेरे को आती ही थी ना। अगर मैं पेपर के अंदर भी जाता तो मैं वो चीजें तो कर ही लेता, लेकिन जो चीजें मैंने वहां पे गलत करी या जो चीजें मैं वहां पे छोड़ के आया वही तो मेरे को उस टेस्ट से सीखनी थी। और वही चीज अगर मैंने एनालाइज नहीं करी तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा मेरे को क्या सीखना था, और टेस्ट देना बर्बाद। हर किसी को पता होता है कि यार टेस्ट को एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर बच्चे एनालाइज इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनके टेस्ट के अंदर स्कोर अच्छा नहीं आता। तो उन्हें लगता है कि यार इसके अंदर तो मैंने कुछ करा ही नहीं, इसको मैं एनालाइज करके करूंगी क्या। तो मोस्टली बच्चों के अंदर ना वो स्टडी वाले एटीट्यूड की थोड़ी सी कमी होती है। वो लोग इसको कंस्ट्रक्टिव वे में ना लेके डिस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं और उनको टेस्ट एनालाइज करने का मन नहीं करता। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, स्टडी के अंदर कभी मन नहीं लगता, स्टडी के अंदर मन लगाना पड़ता है। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तभी मेरे जो मार्क्स है वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज इसको एज ए कंस्ट्रक्टिव वे में लेने की कोशिश करना और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें टेस्ट से सीखनी है वो तुम्हारे फेलियर्स है। जो चीज तुमने उसके अंदर सक्सेसफुली कर ली, जो क्वेश्चन उसके अंदर सक्सेसफुली कर लिए, वो तुम्हारे अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। काम की चीज सिर्फ और सिर्फ वो वाले क्वेश्चन है जिनमें तुम फेल हो गए, जो चीज तुम कर नहीं पाए। जब तक हमारे अंदर ये है ना कि यार मैं ये क्वेश्चन करके रहूंगा, ये क्वेश्चन आ कैसे नहीं रहा है, ये क्वेश्चन हो कैसे नहीं रहा है, जब तक ये चीज जो है दिमाग के अंदर रहेगी तब तक तुम लोग फेल नहीं होते। क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा, 10 मिनट बाद होगा, 10 घंटे बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा जरूर। क्योंकि अगर क्वेश्चन बना है तो सोल्यूशन भी जरूर आएगा, और वो सोल्यूशन सीखने के लिए तुम लोगों को टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक गलतियां नहीं पता चलेंगी तब तक उनको सुधारेंगे कैसे। तो अगली चीज है लैक ऑफ पीयर ग्रुप। अब इस वजह से ना यार मेरे को काफी ज्यादा लॉस हुआ, और ये जो लॉस है ना इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब तुम्हारे पास आसपास कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं ना तो तुम लोगों को लगता है कि हाँ भाई यार ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, मेरे को इनसे आगे निकल के दिखाना है। तो वो जो एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन वाली वाइब होती है ना वो दिल के अंदर आनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को इन लोगों से कॉम्पीट करना है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो मेरा जो कोचिंग था ना उसके अंदर अगर मैं अपने बैच की बात करूँ तो आई वॉज टॉप रैंकर ऑफ माई बैच। होता क्या था, हर टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आते थे। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, लेकिन ये चीज ना काफी ज्यादा गलत है। इस वजह से हुआ क्या ना, ऐसा लगता था कि यार इन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा और मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे इनसे तो ज्यादा ही आ रहे हैं और अपने कोचिंग के अंदर अपने बैच के अंदर भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन जैसे ही नवंबर 2019 आया तो मेरे को ड्रॉपर्स वाले भी कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला। यार ड्रॉपर्स वाले तो मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेके जा रहे थे, तो उस वजह से ना नवंबर से लेकर जनवरी तक वो कंपटीशन वाली वाइब जो अंदर से आ रही थी उस वजह से धड़ाधड़ पढ़ाई हो रही थी। तो जनवरी का रिजल्ट आया ना उसके अंदर हमारे कोचिंग का टॉप रैंकर था हमारा ड्रॉपर, और उसके बाद था मैं। तो मतलब अभी भी वो कंपटीशन वाली वाइब ना खत्म नहीं हुई थी। तो फिलहाल कंपटीशन बढ़िया से चल रहा था। देन आ गया मार्च। अब मार्च के बाद हो गया लॉकडाउन, तो उस वजह से जो कंपटीशन वाली वाइब है वो फिर से गायब हो गई। तो इस चीज का यार हमेशा ध्यान रखना कि इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास। यानी कि अगर तुम लोग क्लास के अंदर सबसे ज्यादा टॉप रैंक लेके आ रहे हो और तुम्हारे आसपास कोई नहीं है ना, तो तुम लोगों को उससे ज्यादा कंपटीशन चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे आसपास घूमे। तो अपना पीयर ग्रुप अच्छा बनाने की कोशिश करना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बच्चों के जो है पीयर ग्रुप ही नहीं होते, उन लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते जो उनको कंपटीशन वाली वाइब दे सकते। तो यहाँ पे तुम लोग एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम के काफी सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। वहां पे बच्चे डाउट डिस्कशन आपस में करते रहते हैं और तुम्हारा डाउट जब कोई और सोल्व करके भेजेगा ना तो लगेगा हाँ भाई इसको ये चीज आती है तो मेरे को भी ये चीज सीखनी है। तो कंपटीशन वाली वाइब जो है वो फिर से जागेगी और काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी तुम लोगों की। अब मेरे को पता है कि यार वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी होगी, तो इसीलिए इसको एक लास्ट मिस्टेक के थ्रू कंक्लूड करना चाहूंगा। तो अगली मिस्टेक थी मेरी स्टडी इन्वायरमेंट प्रॉपर ना होना। मेरे पास टेबल चेयर थी, लेकिन नहीं भाई हम लोगों को तो बेड के ऊपर बैठ के पढ़ना है, और बेड के ऊपर बैठ के पढ़ते पढ़ते कैसे मैं लेट जाता था, कैसे लेटते लेटते मैं पढ़ने लगता था, और कैसे मैं कॉपी साइड में रख के सो जाता था, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चलता था। और इस वजह से ना मेरा स्टडी टाइम टेबल बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि मोस्टली टाइम मैं सो ही जा रहा था। तो जब यार हम लोग कोचिंग के अंदर थे ना तो एकदम मस्त ऐसे स्टडी इन्वायरमेंट मिलता था। एक खाली रूम हुआ करता था जिसके अंदर मस्त एक डेस्क के ऊपर बैठ जाओ और अपनी कॉपी किताब के अंदर मस्त लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, आराम से कल में घिसो, आराम से क्वेश्चंस बनाओ। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर वो स्टडी इन्वायरमेंट तो नहीं
मिल सकता, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर ही ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस स्टडी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए तुम्हें बस दो चीजें चाहिए, एक है तुम्हारा डेस्क और दूसरा है तुम्हारी डेडिकेशन। अगर तुम लोग डेडिकेटेड हो तो तुम लोग बाकी सारी चीजें तो अपने आप कर ही लोगे। तुम्हें बस एक डेस्क चाहिए, एक टेबल चेयर चाहिए। प्लीज कभी भी बेड के ऊपर बैठ के मत पढ़ना, वो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया क्यों। लेट के तो यार बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। जब तुम लोग लेटते हो ना तो दिमाग एकदम सोने वाली स्थिति में चला जाता है, तो लेट के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। वो रिलैक्सेशन वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए माइंड के अंदर। हमेशा एग्रेशन रखो अपनी स्टडी के लिए कि हाँ भाई आज तो पढ़ के रहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि यार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो तुम लोगों को अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि आई हैव टू डू दिस थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। होप कि तुम लोगों को काफी सारी चीजें इससे पता चली हो। हर किसी की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ के अंदर दुख है, और दुनिया में एक ना एक इंसान हमेशा ऐसा मिल जाएगा जो तुमसे भी ज्यादा परेशान है। सो प्लीज उन सब चीजों को अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बीच में मत आने लो, और उनको एज अ प्रॉब्लम की जगह एज अ चैलेंजेस लेना सीखो। एंड हम मिलते हैं आने वाली किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना जिनको तुम अपने पीयर ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो और तुम लोग साथ में एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बन के अच्छे से काम कर पाओ। एंड स्टे सेफ। हम मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।